हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर साइंस क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हीट। और इसमें हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण, गर्मी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठोस वस्तुएं हैं, उनमें एनर्जी कैसे फ्लो करती है, उसमें हीट कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। और इस कंडक्शन की प्रोसेस में हीट गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की ओर ट्रांसफ़र होता है, यानी हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर ट्रांसफ़र होता है। और आमतौर पर ये जिन सॉलिड वस्तुओं में होता है वो आमतौर पर मेटल होती हैं, दे आर जनरली मेटल्स। तो मेटल्स में हीट का ट्रांसफ़र होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब हमको आगे पढ़ना है कि लिक्विड और गैसेस में हीट का ट्रांसफ़र किस प्रकार होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है, यहाँ आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। एक फ्लास्क लिया गया है जिसका राउंड बॉटम इसका राउंडेड है, और ऐसा एक ग्लास का फ्लास्क लिया गया है, उसको एक स्टैंड पर खड़ा किया गया है, और स्टैंड के नीचे एक गैस का बर्नर लगाया गया है। और इसमें इस फ्लास्क में कुछ वाटर जो है वो डाली गई है। तो इसके बाद क्या करते हैं, लिखा है कि जब इस सारा अरेंजमेंट हम कर लेते हैं तो इस फ्लास्क, इस गैस बर्नर को ऑन कर देते हैं, जिससे इस पे आग जो है वो शुरू हो जाती है। और एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इसके बॉटम में हम डाल देते हैं, और उसको क्या करते हैं, जेंटली धीरे धीरे करके एक स्ट्रॉ की सहायता से हम पहुंचाते हैं और हिलाते हैं उसको। नाउ अब क्या करते हैं कि जब यहाँ हीट शुरू हो जाती है तो कहता है अब इसका ऑब्जर्वेशन देखिए क्या होता है। तो जब पानी हीट होता है इसमें, तो सबसे पहले जो बॉटम के पास यहाँ पानी रहेगा, इस फ्लास्क की बॉटम के पास का पानी, वो सबसे पहले हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी नीचे सबसे पहले हीट होना शुरू होगा। बॉटम हीट होगी तो बॉटम के पास का पानी भी हीट होगा, और जो ये गर्म पानी है वो ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ इसको ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये फ्लास्क का निचला हिस्सा है, और इस फ्लास्क के निचले हिस्से में यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है। तो बॉटम के पास का जो वाटर है वो सबसे पहले हीट होगा। जब यहाँ पर इसको फ्लेम मिलना शुरू होगी यहाँ पर, तो जब ये बॉटम के पास का वाटर हीट होगा तो वाटर धीरे धीरे ऊपर की ओर, हीटेड वाटर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है ना। और ऊपर की ओर जाने के बाद फिर जब ये ठंडा होगा तो फिर साइड्स में प्लेस हो जाएगा। नीचे से पानी लगातार जो है वो ऊपर की ओर मूव करता रहता है, और ऊपर की ओर मूव करने के बाद नीचे का पानी उसको धक्का मारता है तो वो साइड्स में चला जाता है, और साइड्स के बाद फिर ये नीचे आना शुरू होता है पानी, क्योंकि नीचे से लगातार पानी। तो एक साइक्लिक मोशन यहाँ पर बनता है, एक साइकिल जैसा मोशन बनता है यहाँ पर, जो नीचे के पानी को ऊपर और ऊपर के पानी को नीचे ले जाता है। और ऐसे साइक्लिक प्रोसेस के नाते धीरे धीरे करके पूरा पानी यहाँ बॉटम के पास आता है, और बॉटम के पास आकर के हीट हो जाता है। और कुछ समय के बाद अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पानी है वो हीट हो जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस से पूरा पानी हीट हो जाता है, यानी लिक्विड हीट हो जाता है। तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को बोलते हैं कन्वेक्शन। इस तरह का हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन कहलाता है। यानी कि वाटर जब तक पूरा गर्म नहीं हो जाता तब तक पूरा वाटर मूव करता है, जहाँ हीट गर्म वाटर रहता है वहाँ से ऊपर की ओर, और ठंडा पानी धीरे धीरे उस बॉटम की ओर आता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको हिंदी में संवहन भी कहा जाता है, संवहन। और आमतौर पर केवल वाटर ही नहीं, एयर भी इसी प्रोसेस से जो है वो हीट होती है। और इसमें लिक्विड या एयर
ये जो होती है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, और उस जगह पर जो गैप होता है उसको आसपास का जो ठंडा पानी या हवा होती है वो उसको फिल करती है। तो इस तरह इसकी प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होता है और इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। आइए अब यहाँ पर देखिए एक और एक्टिविटी की गई है। यहाँ पर एक कैंडल जलाई गई है और कैंडल के दोनों साइड्स में अपना हथेली लगाई गई है। तो हम देखते हैं कि जो ऊपर की ओर जो हथेली है वो ज़्यादा गर्म होती है, जबकि साइड वाली हथेली कम गर्मी महसूस करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इसकी फ्लेम है कैंडल की, ये फ्लेम इसके ऊपर की जो हवा है उसको गर्म करती है, और हवा गर्म होने के बाद ऊपर की ओर जाती है। तो ये गर्म हवा ऊपर की ओर हमारी हथेली से, हमारे पाम से टकराती है और हमें हथेली गर्म महसूस होती है। जबकि साइड्स में इतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी गर्म हवा साइड्स में नहीं जाती बल्कि ऊपर की ओर जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि एयर जो है वो भी हीट होने के बाद ऊपर की ओर ट्रांसफ़र होती है। तो एयर और वाटर हीट होने के बाद ऊपर की ओर उठते हैं। ध्यान जरूर रखना कि तुम्हारा हाथ न जले, इतना दूर रखना अपने हाथ को उस फ्लेम से, अगर तुमको ऐसा करना हो तो। अब जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं कोस्टल एरिया में, उनको एक फिनोमिना, एक घटना दिखाई देती है, वो महसूस करते हैं। होता क्या है कि जब दिन के समय में सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती है धरती पर, तो धरती का कुछ हिस्सा पानी में है, माने पानी वाला है, समुद्र वाला, और कुछ ज़मीन वाला हिस्सा है। तो होता क्या है कि जो ज़मीन वाला हिस्सा है यानी लैंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है वाटर की तुलना में, यानी पानी कम गर्म होगा जबकि ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जब ज़मीन, अब देखो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लिया ये हिस्सा है, दो तरह के हिस्से, मान लो ये समुद्र वाला हिस्सा है और बाकी हिस्सा कौन सा है, ज़मीन वाला। तो जब सूरज की रोशनी इन दोनों हिस्सों पर पड़ेगी तो होगा क्या कि पानी धीरे धीरे गर्म होगा, जबकि जो लैंड का हिस्सा है, ज़मीन का हिस्सा है, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो जल्दी से गर्म होता है तो ज़मीन के पास वाली हवा तेज़ी से ऊपर उठती है गर्म होने के बाद, और ये हवा जो यहाँ पर गैप बनाती है अपने नीचे, क्योंकि हवा ऊपर की ओर जाएगी तो नीचे एक तरह का लो एयर प्रेशर का रीज़न बनता है। उसको कवर करने के लिए समुद्रों की ठंडी हवाएं इसकी ओर तेज़ी से आती हैं। तो दिन में क्या होता है, समुद्रों से हवाएं ज़मीन की ओर तेज़ी से आती हैं लैंड की ओर, और इस घटना को कहते हैं लैंड ब्रीज। यानी ठंडी हवा दिन के समय में समुद्रों से ज़मीन की ओर आती है, क्योंकि ज़मीन की हवा तो गर्म होकर के ऊपर की ओर चली जाती है, तो उस जगह को कवर करने के लिए समुद्रों से ठंडी हवा आती है। जबकि उस हवा को बोलते हैं सी ब्रीज़, जो समुद्रों से ज़मीन की ओर आती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज़। जबकि रात के समय में क्या होता है कि पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो जितना गर्म है वो उतना गर्म रहता है, जबकि ज़मीन जो है ना, लैंड जो है वो बहुत जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। तो ज़मीन ज़्यादा ठंडे हो गए और समुद्र उसकी तुलना में गर्म है, तो इसका मतलब अब ठंडा ज़्यादा कौन है, तो लैंड है। तो ठंडी जगह से और गर्म जगह पर हवा मूव करती है, तो लैंड से सी की ओर मूव करती है और इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज़। तो रात में लैंड ब्रीज़, जबकि दिन के समय में सी ब्रीज़ चलती है, ठीक है ना। ब्रीज़ का मतलब होता है ठंडी हवा। तो ये प्रोसेस हो गई। अब एक बात और जाननी है हमको कि जब हम सूरज के धूप के नीचे आते रहते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। अब सूर्य से गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है, हाउ डज द हीट कम फ्रॉम द सन टू अस। अब ये दोनों प्रोसेस, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कंडक्शन या कन्वेक्शन, दोनों से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों की प्रोसेस के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मीडियम यानी माध्यम, सॉलिड, लिक्विड या गैस चाहिए।
क्योंकि ये दोनों सॉलिड, लिक्विड या गैस में होती हैं। जबकि हमको पता है कि सूरज और धरती के बीच की जो खाली जगह है वो स्पेस कहलाती है, और स्पेस में ना तो गैस होती है, ना सॉलिड होता है, ना कोई लिक्विड होता है, यानी वो खाली जगह है, वैक्यूम बोलते हैं उसको। तो वैक्यूम से सूरज की हीट फिर कैसे आती है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। ये रेडिएशन की प्रोसेस से आती है, और इस प्रोसेस के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये रेडिएशन एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और जैसे अगर हम एक रूम हीटर के सामने बैठे हैं तो रूम हीटर से हमको जो हीट मिलती है ना, वो इसी रेडिएशन की प्रोसेस से होती है। कोई मीडियम हो या ना हो, रेडिएशन से हीट का ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई मीडियम हो या ना हो। मीडियम हो तो भी रेडिएशन की प्रोसेस से हो सकता है, और मीडियम ना हो तब भी रेडिएशन की प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे अगर हम चाय रखते हैं, गर्म चाय, और उसको थोड़ी देर तक अगर हम ना यूज़ करें तो थोड़ी देर के बाद चाय क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो वास्तव में उस कप से, उस चाय के कप से या उस चाय से जो हीट है वो आसपास के सराउंडिंग्स में हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो इस तरह से हीट जो है किसी भी गर्म वस्तु से, यानी कि हमारे शरीर से भी गर्मी जो है वो लगातार निकलती रहती है हमारे आसपास के वातावरण में। और जब हम ठंडी के समय में, ठंडक के समय में ऊनी कपड़े पहन लेते हैं तो ऊनी कपड़े हमारी इसी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, और हमारा शरीर हमारी अपनी ही गर्मी से गर्म हो जाता है। यहाँ ध्यान रखना इस बात का कि ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म नहीं करते हैं, बल्कि हमारे शरीर की गर्मी ही हमारे शरीर को गर्म करती है। ऊनी कपड़े केवल उस गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं। वहीं ठंडक के, गर्मी के समय में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो हमारी गर्मी को बाहर जाने से नहीं रोकते हैं, तो हमारी शरीर की गर्मी आसानी से बाहर चली जाती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। तो गर्मियों में इसीलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लो सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ का। दिन के समय समुद्रों से हवा आ रही है ज़मीन की ओर, जबकि रात के समय में हवा आ रही है ज़मीन से समुद्रों की ओर, और इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज़। जब लैंड से हवा चलती है समुद्रों की ओर तो ये लैंड ब्रीज़, और जब सी से चलती है लैंड की ओर तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज़। तो ये हो गया लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़। तो ये रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा। सभी जो गर्म चीज़ें हैं वो रेडिएशन करती हैं, वो अपनी गर्मी को आसपास में रेडिएट करती हैं। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, अपने हीट को बाहर छोड़ती रहती हैं, ठीक है ना। जब ये गर्मी किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ हिस्सा उसका जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी हर बॉडी जब उस पर हीट पड़ती है तो कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, टकरा के वापस लौट जाती है, ठीक है ना। तो जो जितना हिस्सा एब्जॉर्ब होता है उसी एब्जॉर्ब्ड हीट के नाते वो वस्तु का वही टेम्परेचर माना जाता है। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसका मतलब ये है कि उस वस्तु ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इसीलिए देखो दो बर्तन में पानी रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों कंटेनर में एक ब्लैक कलर का है एक वाइट कलर का है। 2-3 घंटे अगर इसको छत पर हम रख दें धूप में गर्मियों के समय में तो हम देखेंगे कि ब्लैक वाले कंटेनर का जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म होगा, जबकि वाइट वाले कंटेनर का वाटर जो है वो कम गर्म होगा। दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्लैक कलर है ना वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर जो होता है वो हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करता है। यानी ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और वाइट कलर सबसे कम करेगा। बाकी जो कलर हैं वो इसके बीच में आते हैं। डार्क कलर ज़्यादा करते हैं और लाइट कलर्स कम एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। इसीलिए ठंडक में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो और हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो, जबकि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि वो हीट जो है वो उन कपड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब ना किया जाए और हमारा शरीर गर्म ना हो। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े, क्रीम कलर के, सफ़ेद कलर के, इस तरह के कपड़े, और ठंडक में हम ब्लू कलर के, रेड कलर के या डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ये दोनों बात समझ में आ गई। वूलन क्लॉथ्स के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो वूल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और वास्तव में क्या होता है कि जो वूल के फाइबर होते हैं, वूल के रेशे होते हैं, उनके बीच में एयर पाई जाती है।
देयर इज़ एयर ट्रैप्ड। और ये जो एयर होती है ना, ये रोकती है फ्लो ऑफ हीट को बॉडी से और आसपास में जाने से, जिसके नाते हमको गर्मी महसूस होती है। यही काम ब्लैंकेट भी करते हैं। अगर तुमको मान लो गर्मियों में ठंडक में और ठंडक लग रही हो, तो अगर तुमको 2 ऑप्शन दिए जाएं कि तुमको एक मोटी रजाई दी जाए या 2-3 कंबल दिए जाए जिनको साथ में सटा करके और उसको कहा जाए कि ओढ़ो, तो तुमको क्या प्रेफर करना चाहिए? तो तुमको प्रेफर करना चाहिए 2 या 3 कंबल, क्योंकि उन कंबल के बीच में एयर पाई जाएगी। वो एयर जो है वो हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकती है, क्योंकि एयर भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का, जिससे तुमको ज़्यादा हीट महसूस होगी तुलना में तुम्हारी रजाई है। ठीक है ना? तो ये हीट का चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस होगी, कोई क्वेरी होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मुझे बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।